नमस्कार, आप देख रहे हैं सोम सागर न्यूज और चलिए अब देखते हैं क्राइम स्पेशल रिपोर्ट। इसके बाद सिंधी पंच मध्यस्थता केंद्र ने पति विक्रम और कथित मंगेतर दोनों को नोटिस जारी कर समझौता वार्ता आयोजित की। हालांकि कई दौर की बातचीत के बावजूद समझौता नहीं हो सका, जिसमें मध्यस्थता अधिनियम 2023 का पालन करते हुए तैयार की गई रिपोर्ट में केंद्र ने स्पष्ट लिखा है कि दोनों पक्ष भारतीय नागरिक नहीं है। न्यायिक क्षेत्राधिकार पाकिस्तान से संबंधित होता है, इसलिए केंद्र ने प्रति विक्रम नागदेव को पाकिस्तान डिपोर्ट करने की अनुशंसा जिला अध्यक्ष को भेजी है। इस बीच पीड़िता निकिता ने एक वीडियो संदेश जारी कर प्रधानमंत्री गृह मंत्रालय उच्च अधिकारियों से मदद की अपील की है। उन्होंने मांग की है उनके पति को कानूनी प्रक्रिया के अनुसार पाकिस्तान रिपोर्ट किया जाए ताकि मामला कराची अदालत में सुना जा सके। इसी के साथ उन्होंने न्याय भी मिल सके। यह मामला गैर भारतीय नागरिक के वैवाहिक विवाद, वीजा नियमों और क्षेत्राधिकारों को लेकर प्रशासनिक कानूनी हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। राधा स्वामी, मैं निकिता नागदेव, विक्रम नागदेव की वाइफ आज कराची से बात कर रही हूँ। मैंने पहले भी सिंधी पंचायत के हेड किशोर कुडवानी जी, मोदी सरकार से यही अपील की है कि मेरे साथ इंसाफ हो। अगर आज मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ तो हर लड़की जो अपने ससुराल में फिजिकल अब्यूज़ का शिकार होती है, अपने हस्बैंड के धोखे का शिकार होती है, तो कभी किसी के साथ इंसाफ नहीं होगा। मैं आज आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग सिर्फ मेरे इंसाफ के लिए मेरे साथ खड़े रहें। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। 2020 में मेरी शादी हुई थी विक्रम नागदेव के साथ 26 जनवरी को। मैं 26 फरवरी को विक्रम नागदेव के साथ इंडिया आई थी। कुछ दिन उनका बर्ताव मेरे साथ बिल्कुल ठीक रहा, लेकिन कुछ दिन के बाद उनका बिहेवियर मेरे साथ बिल्कुल चेंज हो गया। मुझे समझ ही नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ दिन के बाद जब मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड का अफेयर है, वो भी मेरी जेठानी की खाला की बेटी के साथ, जिसका नाम शिवानी डिंगरा है। मैंने यही बात अपने फादर इन लॉ को बताई, लेकिन मेरे फादर इन लॉ का यही कहना था, बेटा लड़कों के तो अफेयर होते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं वहाँ इन लॉज में मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला। मैंने अपने हस्बैंड से भी बात की, लेकिन जब मैंने ये बात की उसके कुछ दिन बाद से मेरे हस्बैंड का मेरे साथ फिजिकल अब्यूज़ बरकरार रहा। हर दिन मैं फिजिकल अब्यूज़ का शिकार होती रही। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, क्योंकि इंडिया में मेरे पास कोई भी नहीं था, मेरा साथ देने के लिए कोई भी नहीं था या मेरे साथ कोई खड़ा रहे। फिर मैंने चुप करके अपना पारिवारिक संसार शुरू किया। कुछ टाइम के बाद वहाँ पे कोरोना काल लगा। कोरोना काल में मैं अपना बी फॉर्म वहाँ पे सबमिट करी थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे रोक दिया। मेरे हस्बैंड ने कहा कि अभी अगर तुम्हें अपने माँ बाप से मिलना है तो तुम 1 महीना वहाँ पे जा सकती हो, अगर तुम्हारा बी फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो गया तो तुम 3 साल तक पाकिस्तान नहीं जा पाओगी। ये कह के मेरे हस्बैंड ने मुझे पाकिस्तान भेजा। जब मैं यहाँ पे आई, मैं 1 महीने की परमिशन लेके अपने हस्बैंड से बाकायदा पाकिस्तान आई थी, जो कि उन्होंने खुद मुझे भेजा था। जब मैं यहाँ पे पहुँची हूँ, कुछ दिन बाद मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप अभी वीज़ा के पेपर्स मुझे भेज देना कुछ देर में, ताकि मैं वहाँ के लिए अप्लाई कर दूँ, क्योंकि वीज़ा आने में टाइम लगेगा। मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें वीज़ा के पेपर्स भी नहीं भेजूंगा, ना मैं तुम्हें इंडिया बुलाऊंगा। ये कह के उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया व्हाट्सएप से। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ऐसा हो क्यों रहा है। उसके बाद मेरे फादर इन लॉ ने हमें फ़ोन किया, मेरे पापा को फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि आप हमारे भाइयों के घर जाएं, हमारे भाइयों से बात करें। उन्होंने हमें हर जगह पे जलील किया। हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। जो लड़की 1 महीने के लिए अपने माँ बाप से मिलने आई थी, उसका पूरा जीवन इस तरह से लुट गया। क्या कोई भी लड़की अपने ससुराल से अपने माँ बाप के घर आएगी तो क्या वो कभी भी अपने घर नहीं जा पाएगी? क्या कभी भी वो अपने ससुराल नहीं जा पाएगी? क्या हम लड़कियों को कोई भी घर नहीं है? जब भी हम अपने माँ बाप के घर आएंगे तो हमें ससुराल वाले इस तरह से धमका के हमें अपने माँ बाप के घर ही बिठा देंगे। अब जाके मुझे पता चल रहा है कि मेरे हस्बैंड ने वहाँ पे इलीगली शिवानी डिंगरा से एंगेजमेंट की है, जबकि उनकी वेडेड लीगली वाइफ यहाँ पे पाकिस्तान में अपने माँ बाप के घर बैठी है। मेरा आखिर कसूर क्या है कि मैं 1 महीना अपने माँ बाप से मिलने आई, वो भी मेरे हस्बैंड के कहने पे? क्या कोई भी लड़की अपने ससुराल से माँ बाप से मिलने आएगी तो वो कभी अपने घर नहीं जा पाएगी, अपने ससुराल नहीं जा पाएगी? इंडिया में तो ऐसा कानून है कि वो तो हर औरत के साथ इंसाफ होता है, हर औरत के साथ न्याय होता है, वहाँ वुमेन एम्पावरमेंट है। मैंने तो कभी नहीं सुना कि एक औरत के होते हुए, एक वाइफ के होते हुए कोई दूसरी शादी कर ले, वो भी इलीगली। मैं आज श्री नरेंद्र मोदी जी से, रिस्पेक्टेड किशोर कुडवानी जी से आज फिर से अपील करती हूँ कि आप प्लीज़ इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करें और प्लीज़ विक्रम नागदेव को पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाए और उसकी इलीगल स्टेप के लिए उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। जब मुझे शिवानी डिंगरा के बारे में पता चला कि मेरे हस्बैंड उनसे एंगेजमेंट करने जा रहे हैं, वो भी इलीगली,
तब मेरे वालिद ने, मेरे पिताजी ने शिवानी डिंगरा के पिताजी से रिक्वेस्ट की बाकायदा कि आपकी बेटी तो सिंगल है, आप हमारी बेटी का घर क्यों बर्बाद करें। शिवानी डिंगरा के पिताजी के चंद अल्फाज ये भी थे जो उन्होंने मेरे पिताजी को कहे थे। उन्होंने कहा था कि इंडिया का माहौल बहुत फॉरवर्ड है, इंडिया में लड़कियों के अफेयर हो जाते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये शिवानी डिंगरा के पिताजी के अल्फाज थे जो उन्होंने मेरे पिताजी को कहे थे जब उन्होंने अपनी बेटी के लिए उनसे रिक्वेस्ट की थी। मैंने यही रिक्वेस्ट शिवानी डिंगरा को भी की थी कि आप तो सिंगल हैं, आप तो कहीं पे भी शादी कर सकती हैं, आप मेरा घर क्यों बर्बाद कर रही हैं। शिवानी डिंगरा के यही अल्फाज थे कि मैं विक्रम नागदेव को नहीं जानती, और आज जाके उसने विक्रम नागदेव से एंगेजमेंट कर लिया। मैंने उसको 100 बार ये रिक्वेस्ट की, 100 मैसेजेस किए हैं कि आप प्लीज़ मेरा घर बर्बाद मत करें। हमारे माँ बाप ने तो कभी हमें ये संस्कार नहीं दिए बेटा कि तुम किसी और औरत का घर बर्बाद कर दो, किसी और के हस्बैंड से तुम शादी कर लो। हमारे माँ बाप ने तो हमें यही संस्कार दिए हैं। हमारे आदरणीय गुरु ग्रंथ साहिब जी के लिए गए फेरे आपको 7 जन्मों का साथी बनाते हैं। क्या मेरे उन 7 फेरों का कोई मोल नहीं? आज मैं वुमेन इनजस्टिस के साथ खड़ी होने वाली हर उस ऑर्गेनाइजेशन श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे रिस्पेक्टेड किशोर कोडवानी जी से आज ये फिर से अपील करती हूँ, प्लीज़ मुझे इंसाफ दिलाएं। राधा स्वामी। पाकिस्तान की एक युवती ने गुहार लगाई है, एक वीडियो भी बनाया है। कब का ये प्रकरण है और क्या ये पूरा प्रकरण है और किस तरीके से मध्यस्थता की जाए? लड़के ने 2000 में शादी की है, 2020 में, और कराची में जाके शादी की। लड़की कराची की मूल निवासी है, लड़का भी मूल निवासी पाकिस्तान का, इंदौर में वीजा पर है, और वीजा नियम का उसने उल्लंघन किया है। साथ ही साथ दूसरी लड़की के साथ सगाई कर ली है जो कि मार्च में शादी करने जा रहा है। सारा अनलीगल काम जो कर रहा है, और एक मानवीयता के नाते से लड़की का पक्ष लेना स्वाभाविक है। मैंने लड़के को समझाई दी थी हमने यहाँ पंचायत में कि भाई आप उससे तलाक ले लो और भले शादी करो, हमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि पेचीदा का ये व्यवस्था थी कि दोनों भारतीय नागरिक नहीं, हिंदुस्तान की न्यायपालिका में वो एफिडेविट दे नहीं सकते हिंदुस्तान का। तो उस आधार पर मैंने कलेक्टर में अधिनियम के क्लास के आधार पर कलेक्टर को रिपोर्ट कर दी थी अप्रैल में कि साहब ये इस तरह का विवाद है और इस लड़के को डिपोर्ट कर देना चाहिए। उसके बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो लड़की ने पाकिस्तान से इंदौर कमिश्नर पुलिस, कलेक्टर, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिन जिन के नियमों का उल्लंघन हुआ उन पे सब पे उन्हें अपील की। और अभी शायद आज या कल माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका वो लगा रही है बच्ची। उसमें चूंकि पार्टी हमको भी बनाया है, क्योंकि हमने भी जो प्रोसेस की है। दूसरा, लड़के ने गलती कर ली कि मुझे शोकास नोटिस भेजा 25 लाख की मान आने का। जुडिशरी के या कोई भी पंच बनता है मीडिएटर, उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। उसका काम है केवल दोनों में समझौता करना। अब उसका दुर्भाग्य है कि मुझे जैसे आदमी को उसने नोटिस दिया है, तो स्वाभाविक है मेरे को भी उसके जंग में बिहाइंड कर्टन लड़ना पड़ रहा है। जो युवती है उसने एक वीडियो भी बनाया है प्रधानमंत्री के नाम। हाँ, वो उन्हें भारत, चूंकि मैंने उनसे कहा कि भाई ये इंटरनेशनल मामला है, इसलिए आप हमारे गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री को, क्योंकि ये बहुत टिपिकल केस है, सामान्य प्रकरण नहीं है, इसलिए उनको अपील करो कि वो अपने भारत की कूटनीति और विदेश नीति के आधार पे जो कोई निर्णय लेना चाहे। अभी भी उस पे भी कोई निर्णय नहीं हुआ है, इसलिए मजबूरन लड़की को न्यायिक शरण में जाना पड़ा। अच्छा, ये जो युवक है ये कौन है और इंदौर किस लिए आया है? यहाँ उसके फादर पहले आए थे, अभी भी लड़के को वीजा नहीं नागरिकता नहीं मिली है, केवल वीजा है। और यहाँ अपना सियागंज में ड्राई फ्रूट का काम है। जब सेकंड राउंड की इसमें मध्यस्थता हुई थी तो वो मिठाई लेके आया कि खारक लो, बधाई हो कि मैंने सगाई की है। तो मैंने कहा तेरे को तमीज नाम की चीज है, सामाजिक पंच व्यवस्था में तू आके ऐसी बदतमीजी कर रहा है कि लड़की से सगाई कर ली, पहली से तलाक हुआ नहीं। तो उसका व्यवहार जो है बहुत ही बेमानी और न्याय व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था के सबके विपरीत है। और अभी तक उसका एटीट्यूड वैसा ही है। 10 दिनों जरूर उसने संवाद किया था, तो मैंने कहा भाई जाके आप कराची में उसके माँ बाप से माफी मांग लो, उसके माँ बाप आपसे माफी मांग ले, लड़की को घर ले आओ। यदि बोले मेरे को तो तलाक चाहिए, मैंने कहा वो मान जाते तो मेरे को क्या तकलीफ, भाई मैं किसी का मालिक नहीं हूं, मेरा काम है मध्यस्थता करना। जो सामाजिक परंपराएं व्यवस्थाएं उस हिसाब से दोनों के बीच में संवाद स्थापित करना।
एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश डंडोतिया के अनुसार वर्ष 2025 में जनवरी से नवंबर तक क्राइम ब्रांच ने साइबर फ्रॉड का शिकार हुए लोगों को 14,33,57,243 रुपए वापस दिलाए हैं। इस अवधि में विभाग को करीब 4,500 से अधिक साइबर फ्रॉड की शिकायतें प्राप्त हुई है, जिनमें से कई मामलों में प्रभावी कार्रवाई करते हुए पीड़ितों की राशि रिकवर करवाई गई है। सबसे ज्यादा रिकवरी जून माह में की गई। इस वर्ष क्राइम ब्रांच ने हजारों बैंक खातों की फ्रीज करवाया, जिनका उपयोग धोखाधड़ी में किया जा रहा था। इसके अलावा टीम ने 250 से ज्यादा हैक किए गए सोशल मीडिया अकाउंट सफलतापूर्वक रिस्टोर किए। यही नहीं, ठगों द्वारा पीड़ितों की फोटो नाम का इस्तेमाल करके बनाए गए 300 से ज्यादा फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट भी ब्लॉक कराए गए। अधिकारियों के अनुसार यह अब तक की सबसे अधिक रिकवरी वाली सालाना अवधि में से एक है। टीम लगातार और भी प्रभावी कार्रवाई के लिए कार्य कर रही है। क्राइम ब्रांच ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की ऑनलाइन ठगी, वित्तीय धोखाधड़ी होने पर तुरंत स्थानीय पुलिस, क्राइम ब्रांच या नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। समय पर की गई शिकायत से पैसे वापस मिलने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। क्राइम ब्रांच में लगातार साइबर फ्रॉड के शिकार जो विक्टिम्स हैं, उनके फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, उनके साथ उनकी रिकवरी के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं। इसी तरह में इस महीने कुल मिलाकर 1,72,70 लाख के करीब रिकवरी की गई है और साथ ही इस पूरे साल में 1 जनवरी से लेकर अभी तक लगभग 14,33 लाख की रिकवरी की गई है, जो कि पिछले साल 2024 में कुल मिलाकर 14,20 लाख की रिकवरी थी। लेकिन इस बार नवंबर माह तक ही 11 महीनों में ही 14,33 लाख रुपए रिकवर किए जा चुके हैं। इसमें लगातार इंदौर क्राइम ब्रांच का लगातार प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक विक्टिम्स की राशि वापस कराई जाए। इसमें मैं अनुरोध करना चाहूंगा इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के माध्यम से कि 1930 नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है। साथ ही नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है www.cybercrime.gov.in। इस पर जैसे ही आपके साथ फ्रॉड होता है, बिना समय गवाए, बिना देरी से तत्काल इस पर कंप्लेंट अपनी रजिस्टर कराए, जिससे कि उन अकाउंट्स को ब्लॉक कराया जा सके और आपकी राशि को वापस दिलवाया जा सके। साथ ही अधिक जानकारी के लिए आप इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के AI एजेंटिक सॉल्यूशन चैटबॉट से भी संपर्क कर सकते हैं, जो कि QR कोड पर, मोबाइल नंबर पर और साथ में वेबसाइट पर www.safeclicks.in पर उपलब्ध है। इंदौर में लगातार हो रही चेन स्नैचिंग की वारदातों पर अब इंदौर पुलिस सख्त हो गई है। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में बुजुर्ग महिला से सोने की चेन लूटने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घटना उस समय हुई थी जब महिला अपने घर के पास टहल रही थी। तभी बाइक सवार 3 बदमाशों ने झपट्टा मारकर उनकी सोने की चेन लूट ली, फरार हो गए। मौके पर मौजूद एक युवक ने तत्काल सूझबूझ दिखाते हुए बदमाशों की बाइक का नंबर नोट कर लिया और पुलिस को जानकारी दी। नंबर के आधार पर पुलिस ने टीम बनाकर बदमाशों की तलाश शुरू की और कुछ ही समय में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त बाइक, लूटी गई सोने की चेन, एक चाकू की भी बरामद किया। पुलिस बदमाशों के आपराधिक रिकॉर्ड और अन्य वारदातों में शामिल होने की जांच कर रही है। राजेंद्र नगर पुलिस टीम की इस त्वरित कार्रवाई की स्थानीय नागरिकों ने सराहना की। थाना राजेंद्र नगर में कुछ दिवस पूर्व एक झपटमारी की वारदात हुई, जिसमें सीनियर सिटीजन जब घूम रही थी तो उसके पीछे से अज्ञात एक स्कूटी पर 3 अज्ञात बाइक स्कूटी सवार आए थे और उनके द्वारा उसका चैन छीन ली, जिसमें कि वो गिर भी गई थी, उनको चोटें भी आई थी। तो इस पर से तत्काल थाना राजेंद्र नगर में झपटमारी की FIR रजिस्टर की जाकर इन्वेस्टिगेशन में ली गई। इसमें इसके बाद लगातार इस घटना को प्रायोरिटी पर लिया जाकर इसमें 200 से 250 के करीब CCTV फुटेज को देखा गया। CCTV फुटेज देखने के आधार पर 3 आरोपियों की पहचान हुई, जिसमें प्रेम, आकाश और रियान, तीनों ही आरोपियों को फिलहाल अरेस्ट कर लिया गया है। और इनको जब पकड़ा गया था तब इन्होंने भागने की कोशिश की थी और इनको चोटें आई हैं। इन तीनों को अरेस्ट कर लिया गया और स्कूटी जब्त कर ली गई है। साथ ही 23 ग्राम की जो बजनी जो सोने की चेन थी, उसको भी जब्त कर लिया गया है। कुल मिलाकर 2.5 लाख रुपए का मसरूका जब्त किया गया है। वैधानिक कार्रवाई थाना राजेंद्र नगर में की जा रही है। एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश डंडोतिया के अनुसार कुछ दिन पहले पकड़े गए ड्रग तस्कर आदित्य बोरासी को ब्राउन शुगर सप्लाई करने वाला मुख्य सप्लायर शुभम बोरासी ही था। लगातार निगरानी और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए योजना बनाई थी। गिरफ्तार आरोपी शुभम बोरासी के खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक प्रकरण दर्ज है। पुलिस अब उससे नेटवर्क और अन्य सप्लायरों के बारे में पूछताछ कर रही है। पलासिया पुलिस की इस कार्रवाई को नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है।
अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में पलासिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुखबिर की सूचना पर पलासिया थाना के द्वारा एक आरोपी को पकड़ा गया है। शुभम बोरासी नाम का आरोपी है, जिसके कब्जे से 8.13 ग्राम करीब ब्राउन शुगर मिली हुई है, जिसको कि विधिवत जब्त किया जाकर 8/21 NDPS की FIR रजिस्टर की जाकर आरोपी शुभम बोरासी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इससे बैक ट्रैक किया जा रहा है और इससे बैक ट्रैक में जितने भी जो लोग आएंगे इसमें उनको भी आरोपी बनाया जाएगा। रॉबर्ट नर्सिंग होम एंड रिसर्च सेंटर इंदौर में आज शनिवार को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पर कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में कलेक्टर शिवम वर्मा शामिल हुए। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बीमारी के उपचार के लिए जिला प्रशासन हर स्तर पर सहयोग करेगा। इस बीमारी के उपचार के लिए फिजियोथेरेपी, चिकित्सा से लेकर दवाइयां आदि उपलब्ध कराएगा। जिला प्रशासन की ओर से अस्पताल में रैंप लगाए जाएंगे ताकि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित बच्चों को असुविधा न हो। इसके अलावा सामाजिक न्याय विभाग की ओर से दिव्यांग कार्ड बनाए जाएंगे। कलेक्टर श्री वर्मा ने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कार्यशाला में पीड़ित बच्चों से कहा कि घबराने और निराश होने की जरूरत नहीं, वे अपनी पढ़ाई जारी रखें, दूसरों पर कम से कम निर्भर रहें, सामान्य लोगों से मिलें, घरों से बाहर निकलें, नियमित फिजियोथेरेपी सेंटर पर जाकर फिजियोथेरेपी चिकित्सा कराएं, न्यूरोलॉजिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह को गंभीरता से लें। कलेक्टर श्री वर्मा ने रॉबर्ट नर्सिंग होम एंड रिसर्च सेंटर में संचालित मस्कुलर डिस्ट्रॉफी केयर सेंटर का अवलोकन किया। वहां चिकित्सकों से ले रहे बच्चों से खुलकर संवाद किया। यह आयोजन सोसाइटी फॉर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के द्वारा किया गया था। कार्यक्रम में श्री रॉबर्ट नर्सिंग होम के सचिव डॉक्टर विजय सेन यशलाह ने अस्पताल में चल रही विभिन्न सेवा गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सेंटर है और ये आप यहाँ आगे प्रशासन की ओर से क्या सुविधाएं? देखिए, रॉबर्ट नर्सिंग होम में आज जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए कैंप भी हो रहा है और यहाँ पे जो सेंटर आप देख सकते हैं अत्याधुनिक सेंटर है, इसमें सभी तरह की सुविधाएं हैं। हमारे यहाँ लगभग 148 हमारे यहाँ पेशेंट है जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित हैं और आज के कैंप में हम उनको यही बता रहे हैं कि जो बच्चों के माता पिता है उनको कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक बीमारी है और लेकिन इसके साथ भी हम लोग एक फंक्शनल लाइफ और एक योग अच्छा जिंदगी बिता सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं। थोड़ी केयर की जरूरत होती है, थोड़ी मेडिकल अटेंशन की जरूरत होती है, फिजियोथेरेपी होती है, लेकिन इसके साथ एक अच्छी फंक्शन लाइफ जी सकते हैं और सभी बच्चे अच्छे योग्य नागरिक अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आज उसी के लिए आज ये पूरी कैंप भी हो रहा है यहाँ पर और हम निरंतर यही यहाँ पे इस सेंटर में प्रयास भी कर रहे हैं कि हम ना सिर्फ ये केयर दें बल्कि अवेयरनेस भी दें, जिससे हमारे जो पेरेंट्स हैं उनका कॉन्फिडेंस अच्छा बना रहे, साथ ही साथ जो दूसरे लोग हैं वो भी जाने कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में हमको कैसे कार्य करना होता है, किस प्रकार की मेडिकल केयर चाहिए होती है और हम एक सेंसिटिव भी बने इसके लिए और सभी बच्चे जो यहाँ पर आज केयर ले रहे हैं वो भी अपना कॉन्फिडेंस गेन करते हैं और अच्छा काम करते हैं। वो मैं सेंटर की चलाने के लिए स्वास्थ्य फाउंडेशन को बधाई देता हूँ और जिला प्रशासन पूरी तरह से उनके साथ रहेगा। कुछ भी होगा अपने बच्चों के लिए उनके लिए अच्छा काम करेंगे और जो भी संभव प्रयास होगा उसके लिए हम लोग मदद करेंगे। FIR हमारा कंप्लीट हो गया। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि राउगोल चौराहा क्षेत्र में कुछ युवक अवैध हथियारों के साथ घूम रहे हैं, जिस पर से मौके पर पहुंची पुलिस को देखते ही युवक भागने लगे, लेकिन टीम की तत्परता से तीनों को पकड़ लिया गया। तलाशी लेने पर उनके पीठ पे बैग से कपड़ों के बीच छिपाए गए 4 देशी पिस्टल, 2 मैगजीन बरामद किए गए। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हरियाणा और दिल्ली निवासी सुमित बरवाला, अमन सेरावत और विक्रम सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने तीनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। हथियारों की सप्लाई चेन को खंगालने में जुटी है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे व्यक्तिगत उपयोग के लिए ये हथियार खरगोन से लेकर आए थे। उन्होंने खुलासा किया कि वे इंस्टाग्राम पर सक्रिय हथियार बेचने वालों के संपर्क में आए थे, उसी के जरिए उन्हें खरगोन बुलाया गया था। वहीं डीसीपी कृष्णा लाल चंदानी ने बताया कि आम तौर पर मोबाइल नंबर से संचालित इंस्टाग्राम अकाउंट को ट्रैक करना आसान होता है, लेकिन जिस आईडी के जरिए आरोपी हथियार विक्रेताओं के संपर्क में आए थे वह वर्चुअल नंबर से चल रही थी, जिसे ट्रेस करने में पुलिस को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा, जिसमें पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि हथियार बेचने वाला नेटवर्क कितना बड़ा है, इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं। सर, इंदौर के रॉ पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
कि कल रात में हमें सूचना मिली थी कि 3 आरोपी हैं जो हरियाणा और दिल्ली के निवासरत हैं। वो जो है खरगोन से हथियार खरीद के दिल्ली तस्करी करने ले जा रहे थे। तो इसी सूचना पर से जो पपाया ट्री होटल है वहां पे नाकाबंदी की गई और जिस बस में वो ट्रेवल कर रहे थे उस बस को रोका गया और जब उन तीनों के बैग्स चेक किए गए तो उसमें से हमें 4 देसी पिस्टल और 2 मैगजीन बरामद हुई। जब उनसे पूछताछ की गई तो उनने ये बताया कि वो एक इंस्टाग्राम की आईडी थी बिंदर पाजी के नाम से। उस आईडी के थ्रू किसी खरगोन के सिकलीगर से संपर्क में आए थे और उनने हथियार खरीद फरोख्त को लेके उनकी बातचीत हुई। इसमें जो आरोपी हैं वो सुमित और विक्रम जो है हिसार हरियाणा के रहने वाले हैं और जो अमन है वो दिल्ली का रहने वाला है। ये पहले दिल्ली से होते हुए उज्जैन आए, उज्जैन से इंदौर और इंदौर से खरगोन गए। खरगोन के सिग्नौर गांव में इनने सिकलीगर से डील किया और जो है 4 पिस्टल और 2 मैगजीन खरीद के दिल्ली जा रहे थे। जब इनसे पूछताछ की गई कि क्या उसका एंड यूज था तो इनने बताया कि हम अपने प्रयोग के लिए इसको और अपनी ख्याति बढ़ाने के लिए हमने खरीदी थी। इसमें जो है तीनों को गिरफ्तार किया गया और इसमें से एक आरोपी के पहले भी आर्म्स एक्ट के प्रकरण है। अभी तीनों को जो है कोर्ट में पेश किया जा रहा है और इसमें पुलिस रिमांड ली जाएगी। इनके जो अकाउंट ट्रांजैक्शंस हैं और सीडीआर्स हैं इनकी भी एनालिसिस की जाएगी कि क्या पहले भी इनने हथियार खरीदे हैं और क्या इनके अकाउंट में कोई धनराशि बड़ी मात्रा में पहले भी इस संबंध में गई है। तो जो इंस्टाग्राम की आईडी थी उसका नंबर जी, जो इंस्टाग्राम की जो आईडी थी वो एक प्राइवेट नंबर से ऑपरेट हो रही थी। जो प्राइवेट नंबर बेसिकली एप्स या नेट वेबसाइट्स के थ्रू जनरेट हो जाते हैं जो टेम्परेरी ड्यूरेशन के लिए जनरेट होते हैं। तो अब इसकी जांच की जाएगी कि ये प्राइवेट नंबर कैसे जनरेट हुआ और क्या लीड्स हैं और अगर आईपी लॉग्स की मदद से जो सिकलीगर ने इनको आर्म सप्लाई किया उनको भी गिरफ्तार करने के प्रयास किए जाएंगे। तो बताया जा रहा है कि खुद की गेम बनाने वाले थे दिल्ली हरियाणा की सबसे बड़ी गेम, उसके लिए हथियार लेके जा रहे थे। नहीं, अभी तक जो इनपुट है जैसे मैंने कि बताया कि अपनी ख्याति बढ़ाना चाह रहे थे। अब ये इनसे अभी पुलिस रिमांड लेके और डिटेल में विस्तृत पूछताछ की जाएगी इनकी कॉल डिटेल्स के साथ में, तो तब और चीजें क्लियर हो पाएंगी। कुछ हरियाणा की कुछ गेम का नहीं, अभी बहुत प्रारंभिक तौर पे है मामला। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी इनसे पीआर लिया जाएगा और इनकी कॉल डिटेल्स और अकाउंट स्टेटमेंट्स के हिसाब से कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करके पूछताछ की जाएगी। इंदौर के कनाड़िया गांव के शराब ठेकेदार दिनेश मकवाना ने की आत्महत्या। देवास में शराब की 5 दुकानों का करता था संचालन। परिजन लगातार निष्पक्ष जांच कर रहे हैं मांग। आबकारी अधिकारी मंदाकिनी दीक्षित ने भी देवास एसपी को दिया आवेदन। मामले में आबकारी अधिकारी को सीएम ने किया सस्पेंड। मैं तो आपसे नहीं, मेरी बात समझिए, आपको लेट कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं आपसे कह दूं कि मैं अभी 4 दिन में कर दूंगा, 5 दिन में कर दूंगा और नहीं कर पाया तो आपका भी दिमाग खराब होगा। ये 100%। आप 4-5 दिन में 50% कर दीजिए। तो आप एक बात बताओ, 1 करोड़ रुपए 4-5 दिन में मैं कहाँ से ले हमारी आऊंगी? हैसियत नहीं है भैया। मैडम एक ठेकेदार 27 लाख रुपए दे रहा था महीने। कौन 27 लाख रुपए दे रहा है? 1 महीने में 27 लाख रुपए कौन दे रहा है? कहाँ की बातें कर रहे हो आप? यहाँ इंदौर कहाँ की बात कर रहे हो आप? आस पास में किसी भी जिले में आप पता कर लो, अगर आपकी कोई साथी आप एक बात बताओ ना, मैं एक बात बता रही हूँ, 1 मिनट का, मैं अपने 10 महीने के बच्चे को छोड़ करके मैं नौकरी क्यों कर रही होती? मैं उस गाड़ी से ठीक है, हम इस गाड़ी से घूम रहे होते, मैं 2 करोड़ रुपए में इधर से खड़ी होकर के बात कर रही होती। मेरे पास तो सारी व्यवस्था है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास वो शौक तो मेरा भी है कि मैं इसमें दुकान खरीदूँ, लेकिन आदमी को अपनी, अब मैं आपसे अपनी एक्चुअल बात कर दिया कि मेरी हैसियत नहीं। सवाल ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि मेरा देवास से ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन मेरे पास इतना पैसे है नहीं, मैं कैसे दे दूँ आपको? मैं बोलूँ 4 दिन में दे दूंगी, 6 दिन में, मैं कैसे दे दूंगी? मुझसे मेरा नंबर ले लो, आप मुझे डायरेक्टली फोन कर दो। मैं आपको रोज बोलूँ कि हाँ मैं कल दे दूंगी, परसों दे दूंगी, मैं दे ही नहीं सकती। 2 करोड़ रुपए कैसे दे दूँ मैं? देखिए, मैं झूठ या गलत बात नहीं करता। बात अगर आप ये बोल रहे हो कि बच्चों की जिम्मेदारी के लिए, मैंने खुद यादव से बोला, बच्चों की जिम्मेदारी जो भी है, पढ़ाने लिखाने में जो भी है, जैसा भी जो भी मैं जो अच्छा कर सकती हूँ मैं वो अच्छा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये नहीं होता कि आप सुबह दे दो, शाम को दे दो। आप नंबर ले लो मेरा 83980। क्या बात मैं दिनेश मकवाना देवास जिले में शराब ठेके चलाता हूँ। चापड़ा, करनावट, डबल चौकी 3 ग्रुप है मेरे पास।
14 करोड़ का टोटल काम है मेरे पास। और यहाँ पर एसी मैडम है मंदाकिनी दीक्षित जी, ये मुझे पैसे की डिमांड करते हैं। इनको एक दुकान से 1.5 लाख रुपए महीना चाहिए, 5 दुकानें हैं मेरे पास, 7.5 लाख रुपए महीना इनको चाहिए। अभी तक मैं 20-22 लाख रुपए इनको दे चुका हूँ। और अभी मैंने बोला मैडम अभी घाटा हो रहा है, मैं दशहरे बाद बिक्री बढ़ जाएगी तो उसके बाद मैं पेमेंट दे दूंगा। तो वो मैडम हम माल लेते हैं तो माल पर रोक लगवा देती है, देसी वेयर हाउस पर माल नहीं देने देती, जब तक पैसा नहीं आए तो माल मत दो। आज भी मेरा इशू था तो मना कर दिया उनने वेयर हाउस पे कि माल मत देना, और जब तक पेमेंट नहीं आए, जब तक रोज रोज की इनके यही रहता है। तो इस कारण में आप इनसे त्रस्त आके एसी मैडम मंदाकिनी दीक्षित, इनसे त्रस्त आके मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। देखिए, इसमें ये मुंबई हॉस्पिटल से एक जो इंटीमेशन आया था इसमें थाना कनाडिया में कि एक जो दिनेश मकवाना है वो सुसाइड, उनका कोई पॉइजनस सब्सटेंस खाकर और यहाँ पर एडमिट हुए थे, जो कि उनकी डेथ हो गई है। इस इंटीमेशन पर तत्काल कनाडिया की टीम पहुंची और मौके पर उसका मर्ग कायम किया जाकर और पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम कराने पर मर्ग की जांच जारी है। इसी बीच उनकी मां के द्वारा एक आवेदन दिया गया है, जिसमें साथ में पेन ड्राइव भी दी गई है और मोबाइल भी दिया गया है और स्टेटमेंट में बताया गया है। तो उनको जांच में शामिल कर लिया गया है और जांच में जो भी जो उनके द्वारा आरोप लगाए गए हैं उनको वैधानिक रूप से उनको वेरीफाई किया जाकर उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, मां का आरोप है कि जो मृतक है उससे कुछ पैसों की डिमांड की है। अगर इस तरह के जो आरोप लगाए गए हैं और उसमें वेरिफिकेशन की साइबर फॉरेंसिक की मदद से मोबाइल का भी एक्सट्रैक्ट किया जाना है, मोबाइल और जो पेन ड्राइव दी गई है, इन सारे एविडेंसेस को जांच में शामिल कर लिया गया है और जो भी वैधानिक कार्रवाई होती है वो बिल्कुल वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। सर, इसी मामले से जुड़ा हुआ मां का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, जिसमें कुछ वो पैसों की बात करती हुई नजर आ रही है, क्या उसे भी जानते हैं? देखिए, निश्चित रूप से चूंकि इस घटना से संबंधित जो सुसाइड हुआ है, इसमें घटना से संबंधित किसी प्रकार का कोई भी तथ्य आएगा उसको जांच में शामिल किया जाएगा और दोनों ही पक्षों को जांच में शामिल किया जाकर उसमें जो फाइंडिंग्स आएंगी, जो फैक्ट्स के आधार पर जो फाइंडिंग्स आएंगी, एविडेंसेस के आधार पर जो फाइंडिंग्स आएंगी, उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई इस प्रकरण में की जाएगी। चाइनीज मांझे से एक युवक की मौत के बाद जहां पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया और लगातार कार्रवाई हो रही है, तो वहीं दुकानदार चाइनीज मांझा रखने से दूरी बनाने लगे हैं। इंदौर के एमजी रोड थाना क्षेत्र में काजी मोहल्ला पतंग मार्केट में मकर संक्रांति को लेकर तैयारी हो रही है, जहां लाखों की संख्या में पतंगे बनाना शुरू हो गई है। साथ ही कॉटन व अन्य तरह के धागे भी पतंग उड़ाने के लिए बाजार में उपलब्ध है। इन सब के बीच सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले चाइनीज मांझे पर लगे प्रतिबंध के बावजूद बाजार में चाइनीज मांझा बिक रहा है। ऐसी आशंका के चलते कलेक्टर शिवम वर्मा ने प्रतिबंधात्मक आदेश दिया था, जिस पर पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। पतंग बाजार करने लगा है, क्या कहेंगे? देखो, चाइनीज मांझा तो हमेशा बंद करना चाहिए जहाँ से आता है। जब ढंग से नहीं आएगा तो चाइनीज मांझा बिकेगा क्या? सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम तो वही है ना। भाई, अगर चाइनीज मांझा बंद ही करना है तो जहाँ से ये निकल लिया वहीं छापा मारो। प्रशासन भी इसको सख्त है, इसको क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन तो सख्त रहता ही है, हमेशा ही रहता है प्रशासन तो सख्त, पर अब ऊपर से ही आएगा तो प्रशासन भी क्या करेगा? नाम पतंग लेने आए हैं, चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध लग गया है, कैसे देखते? क्योंकि एक मौत भी हो गई है। नहीं, बिल्कुल बंद कर देना चाहिए चाइनीज मांझा। ये जो अपना लोकल चल रहा है कम से कम यही चलाना चाहिए। चाइनीज मांझे तो किसी की अगर परिवार उजड़ रहा है तो वो चला चाहिए। अब प्रशासन को बिल्कुल सख्त करना चाहिए उसमें कार्रवाई। जहाँ भी ये चाइनीज मांझा बिक रहा है उन पर कठोर कार्रवाई करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जहाँ पे मांझा बन रहा है, जहाँ से आ रहा है, वहाँ रोक लगाना चाहिए। अच्छा है, लगना चाहिए। इससे प्रकृति को भी नुकसान होता है। पेड़ों पे पतंग कटकी गिरती है तो काफी समय तक वो डोर सड़ती भी नहीं है, खराब भी नहीं होती है, तो उससे क्या पशु पक्षी को भी नुकसान है। पक्षी हम देखते तो उसमें फंस जाते हैं तो मर जाते हैं बेचारे उसमें फंस के। और हाँ, अभी जानकारी मिली थी कि अभी अपने तालामंडल साइड लड़के की डेथ भी हो गई है। बंद होना चाहिए, प्रतिबंधित होना चाहिए और प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए कि आगे से यहाँ तक नहीं आया ना। प्रशासन की अब तक की जो कार्रवाई है संतुष्ट है, इस तरह की वो तेज होना चाहिए। कार्रवाई तो अच्छी होना चाहिए ताकि बिके ही नहीं, वो प्रतिबंधित होगा, पूरी तरह से प्रतिबंधित हो जाता कि आगे से भी नहीं आए तो ये बेचेंगे भी नहीं ना। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि पहले तो जो आगे से आ रहा माल ये बंद करवाया जाए पूरा माल, और इसको हमेशा के लिए प्रतिबंधित करवा दो। 1-2 महीने के लिए नहीं, शुरू से ही प्रतिबंध करवा दो इसको। तो शुरू से रहेगी तो पुलिस भी उन लोगों पे कार्रवाई करेगी तो बिकेगा ही नहीं मांझा।
1-2 महीने के लिए प्रतिबंध मत करवाओ, इसको इकट्ठे पूरे साल के लिए प्रतिबंध करवाओ, तो हम गरीबों की भी दाल रोटी चलने लग जाएगी, हमारा धागा बिकने लग जाएगा, ये जो सादा धागा आता बरेली का ये बिकने लग जाएगा। तो इसको ऐसा प्रतिबंध करवाओ कि इंदौर में जैसे उज्जैन में हुआ, धार में हुआ, हर जगह प्रतिबंध हो गया, वहां पे कोई बेचता नहीं है। अब अपन चाहते कि यहाँ इंदौर में भी ऐसा प्रतिबंध हो जाए कि उसको कोई हाथ लगाने से इंसान डरे। और अगर वो नहीं मिलता तो काटन की डोर बिकने लग जाती है। हाँ, क्या कहा गया पुलिस वालों को? पुलिस इन पे कार्रवाई कर रही है कि इसके कने से मिल गया, कोई खजराने से पकड़ा दिया, कोई नील खेती से पकड़ा दिया, उन पे कार्रवाई हो रही है। प्रशासन आ गया, उसमें गुस्से में आ गया प्रशासन। एक बच्चे की गर्दन कट गई है, वहाँ पे एक बच्चा शांत हो गया है। अपने बच्चे ऐसे दूसरे के भी बच्चे है, भले दाल चावल से खा लो खाना, गोश्त मत खाओ, पर ये चीज आप बंद करवाओ। नुकसान, बच्चों को नुकसान है। तो ग्राहक मांगते हैं, मांगते हैं बच्चे, तो ग्राहक भी मांगते हैं, लेकिन हम नहीं बेचते, हम तो लोकल धागे ही बेचते हैं, यही बेचते हैं। प्रतिबंध लग गया है। हम वो चलाते ना, हम तो ये धागे वाले चलाते हैं। वो डोरा वाला गाँव में वो वाला धागा देते 10 रुपए वाला, ये धागा वो गाँव में चलता ही नहीं है। तो बच्चों को थोड़ा बहुत काम चलता है, तब हम दूसरी धागा बंद होना चाहिए। धागा हाँ, धागा में क्या है, हमें ये धागा अच्छा है, बढ़िया। इंदौर में होमगार्ड स्थापना दिवस कार्यक्रम में पत्रकारों के विभिन्न सवालों को लेकर जवाब दिए गए। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी सांसद हुमायूं द्वारा बाबरी मस्जिद बनाए जाने के ऐलान पर उन्होंने कहा कि सांसद हुमायूं पहले भाजपा में ही थे, लेकिन जब उन्होंने ममता बनर्जी की पार्टी ज्वाइन की तो अपने आप को साबित करने और मुसलमानों के समीप मसीहा बनने की वे कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई मुस्लिम संगठनों ने इस बाबरी मस्जिद निर्माण के बयान को लेकर उनकी निंदा भी की है। गौरतलब है कि टीएमसी से निलंबित सांसद हुमायूं द्वारा कोलकाता में बाबरी मस्जिद को लेकर मुहिम चलाई जा रही है। मस्जिद की नींव रखने जा रहे हैं, वहाँ ममता जी ने निकाल भी दिया है उनको। देखिए, हुमायूं कबीर कभी भारतीय जनता पार्टी में होते थे और मैंने उनको चुनाव लड़ाया था, और अब वो टीएमसी में चले गए। तो टीएमसी में अपनी विश्वसनीयता बताने के लिए वो इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि उनको कोई बाबरी मस्जिद के प्रति श्रद्धा होगी, पर टीएमसी में विश्वसनीय कैसे हो सकूं, अपने समाज मुस्लिम समाज में कैसे मैं विश्वसनीय हो सकूं, इसलिए वो नौटंकी कर रहे हैं। बाकी टीएमसी ने भी उसका विरोध किया और बहुत सारे मुस्लिम संगठनों ने भी कल उसका विरोध किया। राहुल गांधी कह रहे हैं सर जो है बाधित हुई है, लाखों लोग परेशान हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सरकार ने उसको बहुत गंभीरता से लिया है और अभी उनको समय दिया है कि उस समय के अंदर जो इंडिगो की कमियां हैं उसको पूरी कर ले। तो अभी 1-2 दिन में मुझे लगता है कि नॉर्मल हो जाएगी। एक टीएमसी से निलंबित विधायक हैं, जो अपोजिशन होता है लीडर, उनको मिलने नहीं दिया जाता, बुलाया नहीं। ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि पुतिन किससे मिले किससे नहीं मिले। यदि वो रुचि दिखाते कि हमें मिलना है तो सरकार व्यवस्था भी करती, और अगर वो उन्होंने रुचि नहीं दिखाई तो इसका मतलब है कि वो शायद पहचान गए राहुल जी को। श्वेतांबर जैन संत श्री 1008 शीतलराज मुनि जी महाराज का चल रहा आध्यात्मिक प्रवास महामांगलिक का आयोजन जैन समाज के सदस्य जितेंद्र सुराणा के निवास स्थान पर हुआ। जैन महिला मंडल और युवक मंडल के सदस्यों ने भी आयोजन में सक्रिय भूमिका निभाई। सोम सागर के स्पेशल न्यूज में फिलहाल बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए।